नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज संविधान पर चर्चा के बीच राहुल गांधी जब लोकसभा में मनुस्मृति लेकर के पहुंच गए तो लोकसभा में बवाल हो गया। भाजपाई विफल पड़े। आखिर मनुस्मृति से इतनी दिक्कत क्यों हो गई? और मनुस्मृति उठा करके जब राहुल ने बखिया उधेड़नी शुरू की तो मोदी से लेकर योगी तक सबके धागे खोल दिए। योगी आदित्यनाथ का पब्लिकली बोला गया झूठ बेनकाब कर दिया। और फिर द्रोणाचार्य से लेकर के एकलव्य तक की वो कहानी जो आज देश के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है, वो भी सामने लाई। इस दौर में जहां पर मोदी जी के फॉर्मूले से, मोदी जी का वो फॉर्मूला, जब भी सवाल उठे तो बोलो पिछड़े का बेटा हूं, मुझे कोई देखना नहीं चाहता प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, मैं खटक रहा हूं। इस फॉर्मूले को ऊपर से नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक भाजपा ने जैसे लाया है, उसके बाद ये लगता है कि भाजपाइयों को छोड़ करके बाकी 143 करोड़ की जनता अडानी और अंबानी की औलाद है। सिर्फ मोदी जी पिछड़े की औलाद हैं, इसलिए इनको टारगेट किया जाता है। धनखड़ साहब किसान की औलाद हैं, किसान के बेटे हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है। सारे किसान के पिछड़ों के बेटे भाजपा में हैं। लेकिन मनुस्मृति देख करके यहीं पर समझना है, किसान का बेटा या पिछड़े का बेटा, वो मनुस्मृति नहीं, वो संविधान देख करके गर्व से फूलता है, उसका सीना चौड़ा होता है और माथा ऊपर होता है। मनुस्मृति देख करके जो बौखला जाएं, संविधान से पीछा छुड़ाएं, उनको आज बेनकाब कैसे किया है, आज इस पूरी चर्चा में हम सामने लाएंगे। भाऊ को पहले जोड़िए, कंट्रोल रूम, भाऊ को जोड़िए। स्वागत है भाऊ। उस लंबे भाषण से एक छोटा सा पोर्शन आज सुनाना जरूरी है। भाषण लंबा था, उसमें बड़ी कहानियां बताई जो है राहुल ने, एकलव्य से लेकर द्रोण तक सबकी बताई, और कैसे अंगूठा काटा जा रहा है पूरे देश में, युवाओं का, किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, सब कहानी बताई। लेकिन एक क्लिप सुनिए, सुनाइए कंट्रोल रूम। Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। एक तरफ कौन सर बोलिए। मेरे कहना है कि हम एक मिनट प्लीज बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। आज हम भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा कर रहे हैं और कर भाई ये चर्चा हुई थी कि हम संविधान की चर्चा करते समय उसकी उच्च कोटि की ये अपेक्षा है। आप आप राष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहाँ रेस कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया, हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का है, 3-4 लोग करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने किया वो बाहर घूम रहे हैं।
लड़की का परिवार अपने घर में बंद है, लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया, और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। भाऊ थोड़ा लंबा पोर्शन रखा था क्योंकि इसमें एक बड़ी कहानी छिपी है। हाथरस, संभल, कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश में अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन से किसी को खुले आसमान में ऑक्सीजन सांस लेने का मौका मिला तो दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, अल्पसंख्यक थे, और सबको टच कर दिया राहुल ने। खासकर योगी आदित्यनाथ के झूठ को सरेआम एक्सपोज किया कि रिलोकेशन करने की बात, जिसे बेटी को अंतिम आग लगाने की, जो कहते चिता को मुखाग्नि देने की, डेड बॉडी को मुखाग्नि देने का वो भी हक नहीं दिया था इस परिवार को। वो परिवार 4 साल से घर में कैद है और जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, धमका रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मनुस्मृति है। आज मोदी मॉडल और योगी मॉडल दोनों को क्या एक साथ दोनों को जो है गिरा दिया है, ढहा दिया है। आज मुझे एक बात का बड़ा ताजुब लगा, फिर एक बार बता दिया हमारे स्पीकर ने कि वो कितने वन साइडेड। स्पीकर महोदय को ये कौन समझाए कि अभी वो भाजपा के नेता नहीं, भाजपा के टिकट पे चुन के आए हैं, लेकिन वो सदन के स्पीकर है।
और स्पीकर का काम है विपक्ष को तो वो ज्यादा संरक्षण प्राप्त करते। विपक्ष यदि किसी के संरक्षण में है तो स्पीकर के संरक्षण में, क्योंकि सत्ता पक्ष हमेशा हावी रहेगा, उनके पास नंबर रहता है तभी वो सत्ता में। सत्ता पक्ष के पास अटूट शक्तियां हैं तो वो हमेशा विपक्ष को दबाने का प्रयास करेगा, और विपक्ष को जो पूरा बूस्टर डोज जो होता है पीछे, वो स्पीकर का होता है। लेकिन बिरला साहब के कार्यकाल का पूरा जो स्पीकर का कार्यकाल है, ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास में। ये सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष पर टूटने का और आक्रमण करने का काम करता है। राहुल गांधी जब बोल रहे थे स्पीकर, आज बोलते कि भैया उसका, ये स्पीकर साहब तब कहां गए थे जब मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव था और प्रधानमंत्री जी उत्तर में मणिपुर बोल ही नहीं रहे। इमरजेंसी से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके 1962 का वॉर से लेके क्या क्या नहीं बोला, लेकिन मणिपुर तब उन्होंने बोल लेना चाहिए। सरकार पक्ष इस बात का ख्याल रखे, अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को लेके आए, मणिपुर पे आरोप है, मणिपुर का जवाब दीजिए। लेकिन तब तो मंदे मंदे मुस्कुरा रहे थे जब मणिपुर छोड़ के सब बात कर रहे थे। तब कहां गए थे इनका सोच। आज राहुल गांधी जब बोल रहे हैं कि भाई आज संविधान की सफर पे यदि बोलना है, संविधान को 75 साल हो गए इसलिए बोलना, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि संविधान चला कैसे। जिस मनीषा के साथ ये संविधान लाया गया था, जिस सोच के साथ संविधान लाया गया था, वो संविधान क्या उसी प्रारूप में है? जितने भी इसके पहले संविधान में, कल राजनाथ सिंह बड़े संविधान गिनवा रहे थे कि कांग्रेस ने इतनी बार अमेंड किया। कांग्रेस ने संविधान अमेंड किया, लेकिन संविधान के मूल स्वरूप को, ढांचे को हिलने नहीं दिया। और जब प्रयास हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देकर रोका उसको। लेकिन वर्तमान सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी और बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हमारे देश के उपराष्ट्रपति यदि ये कहते हैं, या इस देश में अपनी गरिमा के साथ कॉम्प्रोमाइज करके एक न्यायाधीश न्यायदान करता है, बाद में राज्यसभा पाता है और फिर वो कहता है कि संविधान का ढांचा कोई होता ही नहीं है। ऐसे टाइम पे संविधान पे चर्चा जरूरी है कि क्या संविधान कितना गलत तरीके से इंप्लीमेंट होता है या संविधान की अवहेलना कैसी होती है। ये 75 साल बाद बोलना पड़ रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं देश का। आदरणीय बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जब संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने कहा कि मुझे डर है, क्योंकि संविधान एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, कई देशों के संविधान की स्टडी करने के बाद बनाया हुआ, इससे बढ़िया संविधान नहीं है। जब अमेरिका में कालों को और यूरोप में स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं था, इस देश में सभी भारतीयों को अधिकार था, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी, स्त्री हो, पुरुष हो। एक सरकार सड़क के भिखारी को राजा बनाने का अधिकार दे रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा संविधान अच्छा बुरा नहीं होगा। संविधान तो बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये बहुत ही बुरा डॉक्यूमेंट साबित होगा यदि जिसके हाथ में संविधान जाएगा वो कैसा है। उन्हें डर व्यक्त किया कि मुझे डर क्यों है, मैं भविष्य को देख के थोड़ा आशंकित क्यों हो रहा हूं, क्योंकि इस देश में व्यक्ति पूजा होती है, और जिस दिन नेताओं की व्यक्ति पूजा होने लगेगी वो भगवान बन जाते हैं, और वो भगवान तो है नहीं। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री अपने आप को अजन्मे कहे, भगवान के भेजे हुए कहे, अब उनके कहने से थोड़ी होगा। मैं कल अब बोलूंगा कि मैं शाहरुख खान से ज्यादा स्मार्ट दिखता हूं तो उससे थोड़ी होगा, जैसा काला कलूटा हूं आपके सामने वैसा ही हूं ना भाई, तो मेरे कहने को क्या है। तो व्यक्ति पूजा इस देश में बहुत ज्यादा होती है। व्यक्ति पूजा से वो आदमी को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो तानाशाह बन जाता है, और जब तानाशाह के हाथ में संविधान आ जाता है तो संविधान तार तार हो जाता है। ये डर जब उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी के समय यह डर वास्तविक होते हुए दिखाई दिया।
लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी में जो लोग खड़े हुए थे, उनमें से एक तबका इससे भी बड़ा तानाशाह निर्माण करेगा, ये तो हमने भी सपने में सोचा नहीं। जब जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, सभी ने अपने दल विलय कर दिए, तो लगा कि अब इस संविधान को बचाने के लिए, तानाशाही से मुक्ति देने के लिए, अब इस देश में एक ऐसा कुनबा इकट्ठा हुआ है कि अब संविधान किसी के बाप की बपूती नहीं रहा। लेकिन उसी में से एक धड़ा टूट के एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाता है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, जो पूर्ण जनसंघ का नया स्वरूप है। उसमें भी कुछ समय तक लग रहा था कि नहीं, थोड़ी बहुत है इनकी एक हिंदुत्व वाली भावना, लेकिन इसमें थोड़ा संविधान को लेकर चलेंगे। लेकिन मोदी जी आने के बाद तो इस सब समाप्ति हो गया। मेरी सरकार, मेरी गारंटी, मैं जो कुछ भी, अहम ब्रह्मास्मि, संविधान भी मैं हूं, विपक्ष भी मैं हूं, सत्ता भी मैं हूं, एजेंसियां भी मैं हूं, उद्योग भी मैं हूं। फिर संविधान कहां लागू होता है? बहुत सही जवाब दिया स्पीकर को, बहुत सही जवाब दिया। उन्होंने कहा संविधान पे ही बोल रहा हूं भाई साहब। और ये कुपड़ लोग, कुपड़ इसलिए कहता हूं कि अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको कॉमन सेंस होता है। कुपड़ का कॉमन सेंस भी खत्म हो जाता है। जब राहुल गांधी ने कहा कि एकलव्य ने तपस्या की, तो बोले हंसने लगे। इनके लिए तपस्या वही है जो मोदी जी की गुफा में जाके फोटोग्राफर के साथ फोटो खींचते, वो तपस्या है। इनको पता नहीं है कि किसान भी तपस्या करता है अनाज उगाने के लिए। एक आईएएस का पढ़ने वाला लड़का भी तपस्या करता है, तब आईएएस बनता है। कोटा में जो लोग आईआईटी के लिए रात दिन मेहनत करते, वो भी तपस्या है। तपस्या लगातार प्रयत्नों का एक दूसरा पर्यायवाची शब्द। तपस्या माने पेड़ के नीचे जाके वो फिल्में देख देख के दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है ये। फिल्में नहीं भाऊ, फिल्में नहीं, ये मोदी जी से शुरू, मोदी जी पे खत्म। इन बेशर्मों को डूबने के लिए गंगा का पानी भी है कम, ये गंगा का पानी भी कम हो जाएगा इन बेशर्मों को डूबने के लिए। मोदी से शुरू है, मोदी पे खत्म, बस ये कहानी है इनकी। तपस्या, तपस्या बोल दिया, तपस्या बोल दिया। कंट्रोल रूम को कहूंगा, राहुल गांधी की पदयात्रा भी एक तपस्या थी। चंद्रशेखर जी की पदयात्रा भी एक तपस्या थी। विवेकानंद का भाषण भी एक तपस्या थी, शिकागो में दिया हुआ, वो तपस्या का निचोड़ था। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी गुफा में जाके नहीं बैठे होंगे, लेकिन मराठा साम्राज्य स्थापन करना भी एक तपस्या थी। तपस्या ही तो है। तपस्या वो प्रयास है जो सीधे नैतिकता के रास्ते पे चल के अपना गोल हासिल करने को, लक्ष्य हासिल करने को तपस्या कहते हैं। जो शॉर्टकट लगा के, अनैतिक तरीके से तोड़फोड़ करके, मशीनों के सहारे, ये तपस्या नहीं है। इनको इसलिए तपस्या का पता ही नहीं। इनको लगता है तपस्या सिर्फ एक ही आदमी करता है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। वो गुफा में जाते फोटोग्राफर को लेके लेटते टड़क फोटो खींचता है, सारी दुनिया में तपस्या कर रहे हैं। तपस्या की भोंडी नौटंकीबाजी है। तपस्या इस देश का किसान कर रहा है, लॉस करते हुए भी अपना अनाज उगाना नहीं भूलता। तपस्या इस देश का वो हर परचून की दुकान वाला और रेडी पे दुकान वाला बैठने वाला आदमी लाखों करोड़ रुपए के रूप में टैक्स देता है सरकार को, और सरकार की तरफ से उसको अच्छी हवा नहीं मिलती श्वास लेने के लिए। दिल्ली के तमाम रेडी पटरी वाले लोग जो है वो तपस्या करते हैं, अपने शरीर की आहुति देके सुबह शाम पटरी पे जाते हैं, पोल्यूटेड एयर अपने फेफड़े खराब करवा देते हैं और माल बेचते हैं जिसे जीएसटी मिलता है सरकार।
अब कोई कुपड़ ये नहीं कहे कि रेडी पे तो कभी बिल भी नहीं फटते, माल कहाँ से जाएगा? अरे उसने जहां से माल मिला है वहां पेमेंट देके वहां बिल पे लिया है उसने, जीएसटी तो उसने भी दिया। वो मोटर वो किसी टेम्पो में अपना सामान लेके आता है, वो भी जीएसटी देता है, वो भी पेट्रोल पे टैक्स देता है। लेकिन ये मनुस्मृति देख के क्यों भड़के सब? इतना मनुस्मृति देख के क्यों भड़क गए भाऊ? हंगामा वहीं शुरू हुआ जब राहुल ने मनुस्मृति दिखाया कि लागू तो ये होना चाहिए था, लेकिन लागू ये करने की कोशिश। एग्जैक्टली। मनुष्य जैसा अडानी जी दुखती रग है, वैसे मनुस्मृति इनकी दुखती रग है, क्योंकि ये लाना ही मनुस्मृति चाहते हैं। ये हमने नहीं कहा, ये इन्हीं के सांसदों ने और नेताओं ने कहा कि 370 मिले तो हम संविधान बदलेंगे। तो संविधान की जगह क्या लाएंगे? बट नेचुरल है, लोग कहेंगे वानखेड़े जी विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, संविधान की जगह दूसरी कोई चीज, दूसरा संविधान लाएंगे। लेकिन जो लोग पहले दिन से कह रहे थे कि इस देश में संविधान की जरूरत नहीं, अपने पास ऑलरेडी मनुस्मृति है जिसके अनुसार समाज चलना चाहिए, और इस मनुस्मृति की वकालत करने वाले लोग ही आज सत्ता में बैठे। इसलिए जो उस समय नहीं कर पाए देश की आजादी के बाद, वो 75 साल बाद करना चाहते। बाबा साहेब आंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई। क्या बीजेपी के नेता कहेंगे ये कि बाबा साहेब आंबेडकर का मनुस्मृति जलाना यह सही कृत्य था? बताएं। सही कृत्य नहीं। मुझे लगता है आज जब शाम 5-6 बजे चर्चा खत्म हो, मोदी जी 5 बजे भाषण खत्म दे करके जब खत्म हो जाए, सारा भाषण खत्म, उसके बाद एक साथ निकले, मुझे लगता है देश को इससे बेहतर संदेश नहीं दिया जा सकता संविधान के प्रति निष्ठा को लेकर के। मोदी जी, राहुल गांधी सब एक साथ खड़े होकर के और मनुस्मृति की एक प्रति जला दें। आज पूरा देश मान लेगा कि संविधान में आस्था है। वो नहीं करेंगे। जिस किताब को उनको लागू करना है उसकी कैसी होली करेंगे वो किताब पढ़ के ही तो देश चला रहे हैं। वो किताब पढ़ के ही देश चला रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी को गुल्लक देने वाला एक परिवार पुराना 6 करोड़ का बैंक के कर्जे को लेकर ईडी इतनी प्रताड़ित करती है कि क्या करता है, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने लगाए हुए चार्जेस, जहां एफआईआर दर्ज हुई है, जहां वारंट निकला है अडानी जी का कि इन 3000 करोड़ के आसपास की रिश्वत दी है, उनके यहाँ अडानी के यहाँ नहीं पहुंचती ईडी, पहुंचनी तो वहां चाहिए। लेकिन उस परिवार को इतना प्रताड़ित करती कि वो, और आशीष जी अभी तक कोई पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन आ गया, डिटेल आ गई है भाऊ। आपको मैं बता दूं, क्योंकि कल दर्शकों ने बहुत डिमांड की थी, दर्शकों ने बहुत इसको लेकर के वो किया था कि जो है अगर वो 5 पन्ने का नोट मिल जाए तो आप जरूर कीजिए पब्लिक। हालांकि हमने कर भी दिया था, दिखा भी दिया था, लेकिन उसके पॉइंट्स आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम के बाद आप बाहर थे, नहीं आपने सुना होगा। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने गाली गलौज की, मारपीट की, भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया और कहा कि भाजपा में होते तो तुम पर केस नहीं होता। अपने बच्चों को भाजपा ज्वाइन करवा दे, राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा दे। अफसर बार बार बोलते रहे, वो लिखता है आगे परमार कि अफसर बार बार बोलते रहे कि इतनी धाराएं जोड़ूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं हटा पाएगा। ये है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जिसको चाह रहे हैं ओम बिरला कि इसकी अच्छाइयों का बखान किया जाए। उसकी तो अच्छाइयां नहीं है, आप अपनी अच्छाइयां कॉन्स्टिट्यूशन की अब ये 75 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छाई का बखान नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके लिए सैकड़ों घंटों का चर्चा हुई है। यदि थोड़े पढ़े लिखे हो बिरला जी तो जरा जाके देखे लाइब्रेरी में, संविधान सभा के डिबेट्स को जाके पढ़े तो समझ में आ जाएगा संविधान क्या है। संविधान की अच्छाई बखान करने के लिए पूरा विश्व पड़ा है, सारा विश्व सरकार भारत के संविधान को सर पे लेके चलता है। 75 साल बाद यह तय करना पड़ेगा कि देश संविधान से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये ईडी का काम है। सदस्यता अभियान का काम शुरू कर दिया ईडी ने।
क्योंकि वो मरने वाला झूठ नहीं लिखेगा। हाँ, वो तो है नहीं दुनिया में। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन खैर इस संविधान पे ही चर्चा के आखिर में आखिरी सवाल, ये जो आज राहुल ने भाषण दिया है, इससे इतना जो दर्द है, उस दर्द के पीछे जो मुझे लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक साथ एक भाषण में 30 मिनट के भीतर दलित, मुस्लिम, किसान, दलित और मुसलमान तीनों को टारगेट किया है, मतलब तीनों को संबोधित करते हुए तीनों की पीड़ाओं को रखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स की बात तो करनी होगी। राहुल भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मोदी भी पॉलिटिक्स कर बिल्कुल। रहे हैं, तो इस पॉलिटिक्स को हम समझना चाहते हैं। शुरुआत जहां से हमने जो क्लिप सुनाई, शुरुआत उन्होंने किया किसानों से कि वो किसान बैठे हुए हैं बाहर। उन किसानों की हालत अगर आपको देखनी है तो एक टू विंडो अगर रेडी हो कंट्रोल रूम, तो जरा दिखा दीजिए। वो मतलब कैंसर सर्वाइवर किसान नेता है। उम्र जो है काफी हो चुकी है, 70 पार, 70-75 के आसपास उम्र हो चुकी है जगजीत सिंह डल्लेवाल की। एक तरफ वो शख्स मरणासन्न है, बिल्कुल, मतलब अब क्रिटिकल कंडीशन है। आपने उस पर 2-2 प्रोग्राम, 2-2 रिपोर्ट आपने की है, वो पूरी स्थिति आप वाकिफ हो उससे, क्या है डल्लेवाल की स्थिति। दूसरी तरफ भाजपा की सरकार का कोई मंत्री, एनडीए सरकार का कोई मंत्री, मोदी की गारंटी का कोई मंत्री, या नरेंद्र मोदी, या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई पदाधिकारी, कोई भी शख्स अब तक इस विषय पर जुबान नहीं खोला है कि किसान आंदोलन की स्थिति वहां पर क्या है। अगर जुबान किसी की खुली है, देखिए सामने, वो ये तो स्टिल है, विजुअल भी हम आगे प्रोग्राम में दिखाएंगे। देखिए उसमें क्रूज में गंगा में जो है विहार कर रहे हैं, गंगा विहार चल रहा है। ये अगर तस्वीरें ये तो फोटोग्राफ है, विजुअल आप लोग देखेंगे तो अद्भुत है, अद्भुत, अकल्पनीय। और बगल में वो जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनको उठा करके बिठाना पड़ रहा है। वो तो समझ लीजिए कि भीतर का जोश है वो, कि अभी भी 19वां दिन है, 19वें दिन भी चल रहे हैं। किसान को संबोधित किया राहुल ने, फिर हाथरस दलित, फिर संभल मुसलमान। जिस दिन ये किसान, मुसलमान, दलित, नौजवान, और नौजवान पेपर लीक से, अंगूठा, नौजवान कहा पेपर लीक, पेपर अंगूठा ले लीक, लिया, अंगूठा, पेपर लीक, अंगूठा, हुनर का अंगूठा, नौजवान, किसान, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये खड़ा हो गया, ये समझ गया कि संविधान खतरे में, अभी समझ नहीं पाया दरअसल। अगर ये समझ गया तो उसके बाद क्या लगता नहीं है कि फिर कोई मशीन, कोई राजीव कुमार, कोई बचा नहीं पाएगा। पॉलिटिकली ये भाषण कितना इंप्रेसिव था, पॉलिटिकली कितना इसका बहुत इम्पैक्ट हो। बहुत बढ़िया कैलकुलेटेड भाषण था। हम्म हाँ, इसके तर्क के कुतर्क हमेशा दिए जाते हैं। जब उनने कहा अंगूठा काटा, तो होनहार युवा मामले के मंत्री ठाकुर साहब ने कहा कि आपने तो सिखों का गला काटा था। वो सिख हत्या, मतलब इंदिरा गांधी के बाद के हत्याकांड के बारे में बोलते। इनके पास बोलने के लिए वही है। इंदिरा गांधी के हत्याकांड के बाद जो सिख कम्युनिटी का जेनोसाइड हुआ, वो उसके बाद गोधरा पे कोई बोलने को तैयार नहीं। ये संविधान तो बिल्किस बानो के जो अपराधी है उनको भी छुटकारा नहीं देता, कैसा छोड़ दिया। ये क्या संविधान महिलाओं की इज्जत के साथ खेलने वालों का सम्मान करवाती है। संविधान तो इसकी भी इजाजत नहीं देता। आज राहुल का भाषण यही था कि संविधान कितना अच्छा है, ये सारी दुनिया को पता है। संविधान का कितना बुरी तरह से वापर हो रहा है, या संविधान की अवहेलना कितनी हो रही है, इसका बखान उन्होंने किया। और वो बार बार कह रहे थे कि आपको तो संविधान की जरूरत है ही नहीं, आप तो मनुस्मृति से देश चलाते। उत्तर प्रदेश में कहां संविधान लागू है? और उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। तो ये पॉलिटिकली मैच्योर्ड भाषण था।
अब देखिए प्रधानमंत्री जी का भाषण बिल्कुल मजाक उड़ाता होगा और छाती हाँ। सीना ठोक के मैं हूं, मेरा ये है, अब 240 पे आने का, मेरा इंडिया करेंगे अभी वो। हम्म, इमरजेंसी का उल्लेख करेंगे, देखना आप, नेहरू का उल्लेख करेंगे, बाबा साहेब आंबेडकर को कैसा नेहरू ने प्रताड़ित किया, ऐसी ये व्हाट्सएप वाली खबरें प्रधानमंत्री के भाषण में सुनने को मिलेगी। आज शाम का भाषण ऐसा ही कुछ होगा। वही जो होगा सवाल ही। उठाए उन्होंने, जो मोनापली पे सवाल उठाए, तो अडानी जी पे एक शब्द नहीं बोले, हम्म, हम्म, पेपर लीक पे नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे भी तो फिर बोलेंगे तुम्हारे से, मतलब ये है कि यार अब यदि उनको कहो कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, तो बोले उस समय ऐसा कैसा हो गया था, हम्म, तुमने उस समय ऐसा किया था इसलिए आज हम करने का अधिकार, मतलब इस देश से मुक्ति नहीं। फिर आप सरकार में क्यों आए, पुरानी सरकारें रहने देते। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था इसलिए आपको लाए, लेकिन आप अघोषित आपातकाल लगाना है आपको, तो फिर इंदिरा जी क्या बुरी थी, कम से कम उनमें इतने गट्स तो थे कि वो बोल गई कि हाँ मैंने लगाया आपातकाल। अब तो बोल भी नहीं रहे और आपातकाल भी लगा रहे हैं। कोई तुलना नहीं है यही आज। जी। आज इसीलिए प्रधानमंत्री जी का भाषण जिलेबी जिलेबी इमरती इमरती होगा, देख लेना। बहुत सारे लोग कहेंगे, कहने वाले कह सकते हैं, उनको हक है कि हम किसी के एजेंट हैं, लेकिन कोई तुलना नहीं है। वो इंदिरा गांधी जिसमें इमरजेंसी लगाया तो उसे कबूलने का साहस था, गलती हुई तो माफी मांगने का साहस था, माफी मांगने का और साहस। और ये इसीलिए आज इस देश ने स्पेशल उनको दोनों। फिर इसीलिए इस देश ने फिर उनको सर आंखों पे बिठाया, हम्म। आज और जैसे फिर थोड़ा। देश के लिए शहादत भी हुई। ये वही इंदिरा गांधी है जिसने खालिस्तान का विमोड़ करने के लिए कड़े कदम उठाए और अपनी हत्या की नींव डाली। हम्म। नहीं, बहुत सारी बातें। कल कल महुआ मोइत्रा, कुछ नाम ऐसे हैं कि वो आते ही वो ऐसी नस दबाते हैं। महुआ मोइत्रा ने बस इतना ही कहा था कि जिस सिन्हा, वो जो है खन्ना साहब की आप बात कर रहे हैं, संजीव खन्ना के चाचा की, संजीव खन्ना के चाचा ने इस्तीफा दिया इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ। उसके बाद 32 साल जीवित रहे इस देश में, 32 साल अपनी जिंदगी इसी देश में गुजारे, कभी खतरा नहीं आया उन पर, कभी नहीं खतरा कभी आया, खतरा नहीं कभी आया। ईडी की रेड नहीं आगे। आया, कभी इनकम टैक्स की रेड नहीं हुई, हाँ। कभी बस आगे ईडी सीबीआई नहीं पहुंची। आगे उस महुआ मोइत्रा ने एक ही बात कह दी, लेकिन लोया। उसके बाद देखिए संसद में कैसे उछले हैं लोग। निशिकांत दुबे, लोया को तो दीपक मिश्रा ने उस मामले में एकदम फाइनल जजमेंट दे दिया, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ ने दे दिया, उसमें आरएस गवई थे, गवई ने कहा मेरे साथ खाना खा रहे थे, असामयिक मृत्यु हुई है। ये कहने का मतलब क्या है? केवल उन्होंने इतना कहा था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ चलने वाला जज 32 साल इस देश में सुकून से जिंदा रहा, और लोया बस तुरंत और वो बात, उस बात में बहुत, वो बात सिर्फ लोया नहीं है, उसके भीतर एक बहुत बड़े संदेश को देखा जाना चाहिए। यकीनन आज के यकीनन दौर आज के दौर में आज भाऊ, लोया पे जेपी जो होती किताब तो लिखी ईडी। गई है आशीष, हाँ। लोया पे हाँ। जो किताब लिखी गई है, उस किताब का खंडन करने की ताकत न इस देश की न्यायपालिका की है, न कार्यपालिका की है, न विधायिका की है, क्योंकि वो किताब तथ्यों पे आधारित है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात यही है कि इस दौर में उस इमरजेंसी की बात करने से पहले ही, अभी करेंगे मोदी जी बात, ये सोचना चाहिए कि इस दौर में कोई जेपी आगे आने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा है, कोई जेपी क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उस दौर में इंदिरा के इमरजेंसी में भी ईडी नहीं थी। आज जेपी होते तो जेपी को ईडी लेकर के 18 घंटे पूछताछ कर रही होती, भले जेपी की और धोती किसी फटी और होती। किसी और किसी गांजे अफीम वाले से लिखवा देते कि मैंने ये गांजा जेपी जी के लिए लाया था, हाँ। और उस हाँ। स्टेटमेंट पे जेपी जी कई धाराओं के साथ अंदर रहते। कई। बोल दिया ना ईडी के अधिकारी ने कि हाँ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो गया तो भी नहीं बचा पाएगा, इतनी धारा लगा दूंगा। हाँ। तो उस आदमी के पास सिवाय आत्महत्या के क्या इलाज है? खैर, आज इजाजत दीजिए हमें इस चर्चा में। कल दोपहर हम फिर मिलेंगे भाव के साथ कार्यक्रम में ही, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। लेकिन संविधान
जरा संविधान को समझना जरूरी है इस दौर में। संविधान को पढ़ना नहीं, संविधान को गढ़ना जरूरी है। गढ़ने का मतलब नया नहीं बनाना है, उसको भीतर अपने लाना है। कटोरी चम्मच वाला जो है क्विज शो नहीं खेलना है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के भाषण के बाद कहा, राहुल गांधी ये तो बता नहीं पाए संविधान में कितने पन्ने हैं। अगर हाँ। पन्ने बता देते तो उनको कटोरी चम्मच का इनाम मिल जाता। ये चलो क्विज हम इनको कंपटीशन खेलने। हम इनको पूछ, अरे वो छोड़ो, फिर हम उनको पूछते हैं कि ये बताए उसमें कितने शब्द है, हाँ। कितने कितने फुल स्टॉप है, बता दे। नहीं, अगर ये अगर छोड़िए, ऐसी भाजपा के अपने संविधान के कितने पन्ने हैं बता दे। हाँ, भाजपा का भाजपा बता का दे, भी देश का नहीं। भाजपा देश का छोड़िए, भाजपा का बता दे। नहीं, अगर ऐसा क्विज कंपटीशन खेलना है तो न्यूज लॉन्चर के पास वो भी व्यवस्था है। हमारे हाँ। पास एक शख्स है, अभिषेक कुमार भेज देंगे तो अनुराग ठाकुर वापस हिमाचल चले जाएंगे। इतना तो हम दावे से कहते हैं कि हमारे पास वो व्यवस्था भी है। अगर आपको क्विज हाँ। क्विज खेलना है, कटोरी चम्मच का कंपटीशन, तो फिर सवाल हाँ पूछने तो के लिए हमारे पास डाटा बैंक है पूरा। टाटा बैंक। खैर, इजाजत दीजिए, कल दोपहर हम फिर मिलेंगे भाऊ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।